बोर्ड को तो पूरा समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन पूरा समाप्त नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड पर जो उसके कई कानून थे उसमें संशोधन हो रहा है। वक्फ बोर्ड के द्वारा पूरे प्रदेश और देश में लैंड जिहाद चलाया जा रहा था। आपकी भी जमीन है और वक्फ बोर्ड कह देता कि मेरा है, तो आप उसको प्रूफ करने में ही आपको इतनी परेशानी होती कि आपका जमीन तो चला ही जाता, दूसरी जमीन भी बिक जाती। और इसके द्वारा मिथिलांचल में और देश के कई हिस्सों में हम लोगों के विधानसभा में बड़े पैमाने पर बिहार सरकार की संपत्ति को धार्मिक संपत्ति बना दिया गया है। वक्फ कानून आने से इन सबों पर रोक लगेगा और जमीन गरीबों में वितरित कर दिया जाएगा। किशोर जी एक पार्टी बना रहे हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया, क्लैरिटी से वो यह बात कह रहे हैं कि हम एक पार्टी बना रहे हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो संवैधानिक अधिकार है। अब जब क्या होता है कि जब मैदान में योद्धा आते हैं तो प्रश्न आते हैं। हर पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, वो प्रश्न करेगी। ये उनसे प्रश्न जरूर किया जाएगा कि जब ये चुनाव का माहौल गर्म था तो उनका नजरिया 400 पार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी और 300 पार यही कह रहे थे, माहौल क्रिएट कर रहे थे। यह प्रश्न जरूर उनसे पूछा जाए। मैंने भी पूछा उनसे कि आप तो आंकड़ों के बाजीगर हैं, प्लस ये कि आपने बहुत सारे राज्यों में अपनी कंपनी के द्वारा काम किया है, कांग्रेस में भी काम किया है। सबसे पहले आपने काम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, राज्य में भी काम किया और राज्यों के लिए काम किया है। और जिन जिन राज्यों में वहाँ की पार्टियाँ खुद जब मजबूत होती हैं तो अगर आपके आइडियाज़ होते हैं तो उस आइडिया से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो मैं यह जानता हूँ कि जितने लोग भी ये इस काम में लगे हुए हैं, प्रशांत किशोर जी जो काम पहले कर रहे थे, अब हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम करने का एक चार्ज लेते हैं, ठीक करते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रोफेशनल मददगार बने हुए हैं तो उसका चार्ज लेते हैं। प्रशांत किशोर जी चार्ज लेते ही होंगे, उनकी जो पार्टी थी, जो उनका संगठन है। तो अब वो चाह रहे हैं कि नहीं साहब, हम पार्टियों को जिता रहे हैं। हालांकि कई जगह उनकी स्ट्रेटजी ने हरा दिया है और मैं मानता हूं कि इसलिए लोग हार जाते हैं। तो इसलिए इन संगठनों का जो काम करती हैं किसी को आंकड़े के हिसाब से, तो वही जीत का कारण बनती है, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी का जीत कारण से प्रशांत किशोर जी थोड़े हैं, ममता बनर्जी खुद ही। तो ऐसे लोग और हमारे इनको सामने आए हैं, मैदान में युद्ध होगा आइडियोलॉजिकल, युद्ध तो आइडियोलॉजिकल होगा ना। चित भी मेरी है, पट भी मेरी है, दाहिना भी मेरा है, बाएं भी मेरा है। ये वैचारिक पटल पर प्रशांत किशोर जी को सफाई से बात करनी होगी। उनके बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर अधिकांश लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के वो बी टीम है। अच्छा, मैं ये भी एनालिसिस करता हूँ, हिस्टोरिकली एनालिसिस करता हूँ किसके ऊपर है, whom he is attacking। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अटैक कर रहे हैं, जनता दल यू को अटैक कर रहे हैं कि वो सरकार उनकी है, लेकिन उनके साथ भारतीय जनता पार्टी भी है। देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। वैचारिक पटल पर भारतीय जनता पार्टी राज्यों को या बिहार को जितना इसको मिलना चाहिए उतना नहीं देती है। जितना इसके पास है उसका इस्तेमाल ये नहीं कर सकती है। बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है, ये तो हम लोग भी कह रहे हैं। लेकिन अब वो एक सियासी मैदान में आए हैं तो ज़रूर आए। जनता उनसे, अभी सवाल शुरू नहीं हुआ है, सवाल शुरू होगा और सवाल में उनको क्लियर करना पड़ेगा कि आइडियोलॉजिकली वो किस तरफ है। देश का विकास, समाज का विकास, नौजवानों को आज बिजली, पानी, स्वास्थ्य, कौन है जो नहीं कहता है? उसका एक रोड मैप क्या है? यहाँ के इंस्टीट्यूशन में बच्चों का एडमिशन से लेकर नौकरी तक के लिए क्या क्या उपाय है, उसका बजटरी प्रोविज़न क्या होना चाहिए। बिहार के अंदर जो अपना रिसोर्सेस है
वो रिसोर्सेज कैसे बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों के पास ब्लूप्रिंट नहीं, ब्लूप्रिंट है। अब उनके पास कुछ और माथा होगा कि रिसोर्स लगा सकते, चूंकि उनको कुछ जगहों पे नाकामी मिली है अपने काम में, कुछ जगहों पे कामयाबी मिली है, तो जनता समझती कि अरे वो जो बोलेंगे वो अमृतवाणी है। उसके लिए उन्होंने मेहनत भी की है, गाँव में गए, उन्होंने टीम बनाई है, तो मैदान में आए, उस पर बात होगी। बेहतर पहचान इस देश में योगेंद्र यादव की है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जो ये काम कर रहे थे, जहाँ से उन्होंने छोड़ा है इस काम को, वहाँ से इन्होंने शुरुआत की है। तो अब ये रियल मददगार, मतलब समाजी तौर पर एक आए हैं, लेकिन इनसे बड़ा काम करने वाले लोग सब हैं, और आएगा आने वाले दिनों में। भाई आंकड़े इकट्ठा करना, उस आंकड़े के बुनियाद पर कौन कहाँ है, समाज कहाँ पे है, किस स्थिति में है। हमसे पूछिए कि कटिहार ज़िले में कौन कौन समाज किस स्थिति में है। अब तो जातीय जनगणना आ गया है, जातीय जनगणना में ये पता चलता है कि आर्थिक रूप पे कहाँ पे है, वहाँ पे कैसे काम किया जा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि भारी तोप मार रहे हैं। तो सवाल ये है कि इनको ये बताना पड़ेगा कि SC ST के डेवलपमेंट के मामले में इनके पास क्या राय है। आर्टिकल 30 संवैधानिक अधिकार जो माइनॉरिटीज के हैं, उसके बारे में इनकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद, हलफनामे के बावजूद, उस वक्त के यूपी की सरकार ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी, 1 दिन की सजा हुई थी, उसके ऊपर आपकी क्या राय है। ये सारे सवाल किए जाएंगे। बिहार में भूमिहीन हैं, भूमिहीन के ऊपर आपकी क्या राय है। यहाँ बहुत सारे बिल अटके हुए हैं, उस पर ऊपर क्या राय। तो अभी आने दीजिए ना, बहस चलेगी, मजा आएगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर एक संशोधन बिल जो है वो केंद्र सरकार सदन के पटल पर रखने जा रही है। वक्फ बोर्ड के कंसेप्ट को लोग समझ गए होते तो वेलफेयर समझ में आ गया होता। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो अगर यदि केंद्र सरकार वापस कर दे, राज्य सरकारें उसे वापस कर दें और उसका सर्वे करा करके अल्पसंख्यक कल्याण के हवाले कर दे, तो एजुकेशनली जो बैकवर्डनेस है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, उसके ख़त्म करने के लिए हुकूमत के अनुदान की कोई आवश्यकता और ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे कोलकाता हो कि पटना हो कि दिल्ली हो कि आगरा हो कि हैदराबाद हो कि बेंगलोर हो कि मुंबई हो कि हरियाणा हो या पंजाब हो, देश का वो कौन सा बड़ा शहर है जहां वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और उस पर गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है, उसको वापस कर दीजिए, इसका बिल ले आइए, तो ये देश हित में भी होगा, जनहित में भी होगा, और देश के खजाने पर जो एक चवन्नी देना नहीं और सिक्का का हंगामा कि हमने मुस्लिम अक़लियतों को ये दे दिया वो दे दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जेडीयू क्यों चुप बैठी है, जेडीयू क्यों नहीं कहे? अब ऐसा है, पॉलिटिकली और गठबंधन से ऊपर उठ करके मैं सीधी बात कर रहा हूँ। चूँकि वक्फ की जायदाद और प्रॉपर्टीज से हमारा भी कोई रिश्ता है, वक्फ तो किया जाता है कि गवर्नमेंट की निगरानी में उसका सही इस्तेमाल हो। अब इस वक्त अंजुमन इस्लामिया हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी है। माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर एक बड़ी धनराशि खर्च की। इस वक्त वो पूरे देश में मॉडल बना हुआ है, तो उससे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यों के लिए कितना बड़ा योगदान होगा, इसकी भी पहले समीक्षा कर लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि ये चेंज हम लोग तो मान ही नहीं सकते। ऐसा है कि इसमें चेंज करने का उनको राइट ही नहीं है। अब अगर चेंज करना चाहते, पूरा संविधान ही जब चेंज करने की तैयारी है, जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है,
तो ये वक्फ और ये वो क्या है? मानते हैं कि नीतीश कुमार को मैं यहाँ एक बात और पूछूं, क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगनबाड़ी है, मठ और आंगनबाड़ी में भी ये संशोधन लाएंगे? वक्फ के सेम नेचर का, सेम सिस्टम का जो धार्मिक पीठ बना हुआ है, क्या है? वक्फ बोर्ड ही की तो उसका दूसरा नाम है, तो क्या उसके लिए भी ये कानून होगा? तो बुलावे पूरे देश भर के हमारे मठाधीशों को, बुलावे बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े मंदिरों के माननीय महंत लोगों को। अगर एक वन कंट्री वन नेशन, तो उसमें क्लियर करें कि जो वक्फ बोर्ड में हो रहा है वही मठ और मठ की ज़मीनों पर भी होगा। नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए, नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब उनके सामने सब कुछ है, एक एक चीज़ है, उस पर हमें मशवरा देने की ज़रूरत नहीं। देखिए, अब तो बिल आ जाने के बाद ही क्लियर होगा, मालूम होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन ऐसी है जो आप जानते हैं, वक्फ की ज़मीन लगभग गलत नहीं है। वक्फ की ज़मीन जो लोगों ने वक्फ किया है, हमारे बुजुर्गों ने, तो उसमें हमें नहीं लगता है कहीं गलत है। बिल आने के बाद ही इस पर कोई चर्चा हम कर पाएंगे। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com